अतिरिक्त हड्डियां मिली, कपड़ों पर खून था। मुझे निश्चित रूप से शक है कि इस मामले में आपराधिक साजिश हुई है। बताया जाता है कि वह देश की सबसे गोपनीय प्रयोगशालाओं में से एक में प्रशासनिक सहायक थीं, जब एक गर्मी की सुबह गायब हो गईं। मेलिसा कासिलास गायब हो गईं और उन्होंने कुछ जरूरी चीजें पीछे छोड़ी थीं, जिनमें से एक के साथ शायद छेड़छाड़ हुई थी। अब जब उनके अवशेष मिले हैं, तो उनका परिवार अब दावा कर रहा है कि उन्होंने और भी चौंकाने वाले सबूत खोजे हैं, जो सब कुछ बदल रहे हैं। मैं इसे परिवार के वकील और उस रिपोर्टर लॉरेन कॉनलन के साथ विस्तार से समझाऊंगा, जिन्होंने ये खबर सबसे पहले सामने लाई। हम अभी इसी पर बात करेंगे। लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत साइड बार में आपका स्वागत है। मैं जेसी वेबर हूं। अच्छा, इस पर आने से पहले जल्दी से कह दूं, अमेरिका 250 साल का सिर्फ एक ही बार होता है। इसे मनाने के लिए शेफ आईक्यू ने लिमिटेड एडिशन स्टार्स एंड स्ट्राइप्स स्मार्ट मीट थर्मामीटर लॉन्च किया है। ये बैकयार्ड के दिग्गजों, देशभक्तों और बारबेक्यू प्रेमियों के लिए है। स्टार्स एंड स्ट्राइप्स एडिशन बोल्ड, रेड, व्हाइट और ब्लू स्टाइल में आता है। और इसमें, अगर आप देख सकते हैं, ये व्यक्तिगत रूप से नंबर किए गए यूनिट्स भी शामिल हैं। तो हर एक पीस इस पीढ़ी में एक बार होने वाले जश्न का अनोखा हिस्सा है। और ये आईक्यू सेंस सिर्फ एक कूल कलेक्टर आइटम जैसा दिखता ही नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा करता है। नहीं, डिजाइन के नीचे वही प्रो लेवल परफॉर्मेंस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी है जो आईक्यू सेंस को बनाती है। वाईफाई के साथ काम करने वाले वायरलेस प्रोब से आप कहीं से भी निगरानी कर सकते हैं, इसलिए आप ग्रिल के बजाय आतिशबाजी देख पाएंगे। ये प्राइम रिब, विंग्स, चिकन, मछली सभी प्रोटीन पर काम करता है। मेरे कोड साइड बार का इस्तेमाल करें शेफिक.com पर पूरे साइट पर 40% की छूट के लिए। वो है शेफिक.com। कोड साइड बार से 40% छूट पाएं। हम इस कहानी को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं। मेलिसा कैसिलास, जो प्रशासनिक सहायक बताई जाती थीं लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी से, जो अचानक ही गायब हो गई थीं। और जब पिछले महीने ही उसके अवशेष मिली, लगभग एक साल बाद, जब वो गायब हुई थी, तो हमें लगा था कि शायद अब हमें कुछ जवाब मिलेंगे। इस केस ने एक और अजीब मोड़ ले लिया है। अब बताया गया है कि मई में एक हाइकर को मेलिसा के अवशेष मिले थे, और तब से हम सब मेडिकल एग्जामिनर के जवाब का इंतजार कर रहे थे कि उसके साथ असल में क्या हुआ था, मौत का कारण क्या था, मौत की प्रकृति क्या था। और अब अभी अभी क्या हुआ है? नई जानकारी, जो एलए मैगजीन की रिपोर्टिंग पर आधारित है। अब लगता है कैसिलास परिवार ने अपनी खोज टीम नियुक्त कर ली है, जो उसी दूरदराज इलाके में गई जहां उसके अवशेष मिले थे। और उनके वकील के अनुसार उन्होंने ऐसी चीजें खोजीं जो पहले कभी जिक्र नहीं की गई थीं। कटा फटा कागज, बाल, हड्डियां। और ये तो बस थोड़ा सा है जो बताया गया है कि वहां मिला। परिवार के वकील के अनुसार खास बात यह है कि मेलिसा की बहन ने कटा फटा कागजों में उसकी लिखावट पहचानी। उसमें क्या लिखा है और इस सब का क्या मतलब है, ये सबूत पहले क्यों नहीं मिले? बहुत कुछ कहना है, लेकिन मैं अकेले नहीं करूंगा। इस एपिसोड में, साइडबर के इस एपिसोड में दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ लॉरेन कॉनलिन है, जो लॉस एंजलिस मैगजीन की कंट्रीब्यूटर हैं और केस की शुरुआत से कवर कर रही हैं। उन्होंने परिवार, कानून प्रवर्तन और अपने सूत्रों से बात की है और हमें अपनी जानकारी बताएंगी। हम डेविड एडम्स को भी ला रहे हैं, जो परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील हैं और जिनकी मदद से सर्च टीम को फिर से जंगल में भेजा गया। मेलिसा कैसिलास, 53 वर्षीय पत्नी मां और लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी की प्रशासनिक सहायक, जून 2025 में गायब हो गई थीं। और उनकी गुमशुदगी के हालात शुरू से ही अजीब थे। एनबीसी न्यूज के अनुसार मेलिसा के पति मार्क, जो उसी लैब में थे, ने जांचकर्ताओं को बताया कि उस दिन मेलिसा ने उन्हें काम पर छोड़ा और कहा कि वो लैब में किसी और जगह कोई काम करेंगी, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। बताया गया कि वह बैज भूलने के कारण घर लौटी थीं। उनकी बेटी ने उन्हें सुबह 7:45 बजे देखा था। उनका परिवार घर जाता है। वहां अब भी उनकी चीजें मिलती हैं, पर्स, चाबियां, पहचान पत्र और मोबाइल फोन भी कथित तौर पर वहीं छोड़ा गया था। उनमें से एक फोन को फैक्ट्री रीसेट कर पूरी तरह साफ कर दिया गया। तो सवाल उठता है, फोन किसने रीसेट किया और क्यों उसी दोपहर को? ये 26 जून 2025 है। एक पारिवारिक परिचित ने मेलिसा को स्टेट रोड 518 पर पूर्व की ओर जाते देखा, जो टाओस के उत्तर पूर्व में
पहाड़ों के बीच से गुजरती है। जहां तक हमें पता है, उसे आखिरी बार पुष्ट रूप से वहीं देखा गया था। ये एक स्थानीय व्यवसाय की सुरक्षा वीडियो में रिकॉर्ड भी हुआ था। आपके पास नया था। न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस पीआईओ सार्जेंट रिकार्डो ब्रासेटा ने डेटलाइन को बताया। उद्धरण, उन्हें M518 पर पूर्व की ओर चलते हुए देखा गया और वही कपड़े पहने हुए थे जो बताया गया था कि उन्होंने आखिरी बार टाउस प्लाजा में यही कपड़े पहने थे। हल्के रंग की शर्ट, जीन्स, हल्के टेनिस जूते। ये बताना मुश्किल है कि क्या वो परेशान दिख रही थीं। और फिर लगभग 1 साल तक सचमुच कुछ भी नहीं था। कोई जवाब नहीं था। परिवार खोज रहा था, स्वयंसेवक खोज में जुट गए, कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी पूरी तरह से लगा हुआ था। लेकिन फिर मेलिसा, क्या हुआ? कहीं भी नहीं मिली। परिवार का कहना है कि वे एक ऐसी कहानी से लड़ रहे हैं जिससे वे सहमत नहीं हैं। असल में मेलिसा की भतीजी जैस्मिन मैकमिलन ने एलए मैगजीन को यही बताया। पहले दिन से ही हम इस विचार से लड़ रहे हैं कि मेलिसा बस खुद ही चली गईं और अपनी बेटी को छोड़ दिया। ये उनकी असलियत से बिल्कुल अलग है। मेलिसा अपनी बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करती थीं और हमें लगता है कि इस कहानी ने जांच को वो जरूरी तत्परता नहीं मिल पाई जिसकी उसे जरूरत थी। इस साल 28 मई को एक हाइकर नेशनल फॉरेस्ट से गुजरते हुए मेलिसा के घर से करीब 6 मील दूर इंसानी अवशेष मिला। न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस के मुताबिक ये अवशेष कार्सन नेशनल फॉरेस्ट के एक इलाके में ताउस के पास मिले। बताया गया कि अवशेषों के पास एक हैंडगन भी मिली और अवशेष कंकाल जैसी अवस्था में थे। मेडिकल एग्जामिनर के कार्यालय ने इन अवशेषों की पहचान मेलिसा के रूप में की है और उनके परिवार ने इसे एक दिल तोड़ देने वाली ऑनलाइन पोस्ट में पुष्टि की, जिसमें लिखा था, शनिवार 30 मई को हमें वो सबसे बुरी खबर मिली जो कोई भी माता पिता कभी सुनना नहीं चाहेंगे। 11 महीने तलाश और उम्मीद के बाद हमारी प्यारी मेलिसा मिल गई। लेकिन दुख की बात है कि हमारा सबसे बुरा सपना सच हो गया। लेकिन उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात भी बताई। ये 30 मई की पोस्ट से था। आगे जानकारी आएगी। फिलहाल कह सकते हैं कि वह उसी पहले खोजे गए इलाके में मिली थी। ये सब संभालना बहुत मुश्किल है। हमारा दिल भारी है और हम न्याय के लिए जवाब ढूंढते रहेंगे। सोचिए, इसका क्या मतलब हो सकता है? या तो शुरुआती खोजी टीमों ने उसे मिस कर दिया, उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने वहां क्या हो रहा था या क्या था ये नहीं देखा, या शायद जब वे उसे ढूंढ रहे थे तब वो वहां नहीं थी। लेकिन पुलिस यहां क्या कह रही है, कहना मुश्किल है। वे ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं। बताने से पहले कि हम इन सबूतों तक कैसे पहुंचे, याद है वो हैंगन जिसका मैंने जिक्र किया था, जो उसके अवशेषों के पास मिली थी? तो एलए मैगजीन के अनुसार मेलिसा की खोपड़ी का फॉरेंसिक सीटी स्कैन किया गया, जिसमें कोई प्रोजेक्टाइल नहीं मिला, यानी उसकी सिर में कोई गोली नहीं मिली, कम से कम इस शुरुआती जांच के दौरान। पहले मैगजीन की लॉरेन कॉनलिन, जो शुरू से ही इस मामले में लगी हुई हैं, उन्होंने एक्स पर जाकर वो बातचीत साझा की जो उन्होंने कहा कि न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस के साथ हुई थी, जिसमें वे इस बात की पुष्टि करते नजर आते हैं। घटना स्थल कुछ और बता सकता था, पर खोपड़ी में गोली न मिलने से मेलिसा के खुद अपनी जान लेने की थ्योरी को गहराई से जांचना जरूरी है ना? अब लगता है परिवार ने खुद नया सबूत ढूंढा है, जिसे उनके वकील के अनुसार जांच में अब तक शामिल नहीं किया गया। तो ये कैसे इस मामले को और जटिल बना सकता है और बहुप्रतीक्षित पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी जटिल बना सकता है? मैं अब इस विषय पर बात करना चाहता हूं और पहली बार साइड बार पर आ रहे एक खास शख्स को बुलाना चाहता हूं। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन मेरी दोस्त लॉरेन कॉनलिन, पॉडकास्टर, रिपोर्टर, पॉप कल्चर एंड ट्रू क्राइम की होस्ट और एलए मैगजीन की सहयोगी। लॉरेन, यहां आने के लिए धन्यवाद। आपको देखकर अच्छा लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये पहली बार है, पर मैं बहुत उत्साहित हूँ। मुझे पता है, आप शुरू से इस कहानी से जुड़ी हैं। मैं इसकी पृष्ठभूमि और उपलब्ध जानकारी पर बात करूंगा। सभी इस जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। मैं उस चीज से शुरू करना चाहता हूं जिसके बारे में सुनने का सबको इंतजार था। यह है संभावित नया सबूत। आपकी एलए मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार परिवार ने अपनी खुद की सर्च टीम हायर की ताकि वे मेलिसा के अवशेष मिलने वाली जगह लौट सकें। उन्होंने ठीक ठीक क्या पाया? खैर, ये काफी चिंता की बात है कि ये सबूत न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस द्वारा बरामद नहीं किए गए, खासकर क्योंकि वहां और भी हड्डियां मिली। जेसी में मतलब है, वहां कुत्ते भी थे, मुझे एक परिवार के सदस्य ने बताया था, और वे हड्डियों को ऐसे सूंघ रहे थे जैसे वे इंसानी अवशेष हों। तो ये बात भी है, वहां कपड़े भी थे। वे इन कपड़ों की जांच करेंगे जिन पर शायद खून था।
लगता है मैंने ये बात अपनी कहानी में नहीं डाली थी। मुझे लगता है कि ये यहाँ एक नई जानकारी है, क्योंकि मैंने बाद में एक परिवार के सदस्य से बात की थी। और हाँ, कपड़ों पर खून था और इसके अलावा पास में फटे हुए कागज के टुकड़े भी थे। और मेलिसा की बहन, वे लोग उस लिखावट की तुलना घर पर मौजूद मेलिसा की लिखावट के नमूनों से कर रहे थे। या आप जानती हैं, मुझे लगता है कि उसकी भतीजी ने बताया था कि मेलिसा ने उसे कुछ कार्ड्स लिखे थे या ऐसा ही कुछ, और वे लोग कह रहे थे ये मेलिसा की लिखावट जैसी लगती है। तो सर्च टीम जाहिर तौर पे बहुत प्रोफेशनल है। उन्होंने उस सबूत को वैसे ही पैक किया जैसे उन्हें करना चाहिए था, और फिर उस वकील को दे दिया जिसने उसे न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस को सौंप दिया। तो बताया जा रहा है, या यूं कहूं कि अब पुलिस इस सबूत को अपनी जांच में ओएमआई के साथ शामिल कर रही है, ताकि मौत का कारण और तरीका पता लगाया जा सके। क्योंकि मेरा मतलब है, हम दोनों जानते हैं कि इसे शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, मेरे मन में यहाँ एक सवाल है। मैं जरा पीछे जाकर बात करना चाहता हूँ। क्या हमें पता है कागज के टुकड़ों पर क्या लिखा था? क्या वो रिपोर्ट या नोट थे? क्या उनके बारे में हमें कुछ जानकारी है? नहीं, उन्हें फाड़ दिया गया था। और जैसी मैंने यहाँ कई सवाल पूछे हैं, जैसे मैंने कैसलास परिवार की लॉ फर्म या जो लॉ फर्म वे इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे संपर्क किया। मेरा मानना है कि वो पर्नेल और एडम्स है। मैं जवाब का इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि ये पेड़ के कितने करीब था और निर्देशांक क्या थे। क्या हम गज या फीट की बात कर रहे हैं? मेरा मतलब है, मैं जानना चाहती हूँ, क्या कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे? बस मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं कि ये सब आप जानती है, ये सब कैसे मिला। और हाँ, मैं कपड़ों पे खून देखना चाहती हूँ। मैं इसे अपने दोस्त जो स्कॉट मॉर्डन को देना चाहती हूँ, जो शायद आप जानती हैं कोई संभावित पैटर्न बता सकते हैं। लेकिन मुझे अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। क्या कोई अंदाजा है कि पुलिस को ये चीजें कैसे नहीं मिली? मैं कुछ संभावनाएं सोच सकता हूँ। या तो एक, उन्होंने उसे देखा ही नहीं। दूसरा, उन्हें लगा कि वो जरूरी नहीं है। तीसरा, क्या वो चीज वहां तब आई जब, आप जानती हैं, मेलिसा मिली थी? मेरा मतलब है, कोई अंदाजा है ये अब तक क्यों नहीं मिला या अब क्यों मिल रहा है? हाँ, जैसी हमारे पास भी वही सवाल है। तो मैंने सोमवार को न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस से संपर्क किया, और आप जानती हैं, इससे पहले मैं उनकी प्रतिक्रिया समय से बहुत प्रभावित थी। वे बहुत जल्दी जवाब देते थे। वे मुझसे बातचीत कर रहे थे। वे कह रही थी, आप जानती हैं, मैं पीआईओ से बात कर रही थी, और वो कह रही थी, मैं आपके लिए सारे जवाब ला रही हूँ। ये बात एक हफ्ता पहले की है, जब मैंने पहली बार बताया कि उसकी खोपड़ी में कोई प्रोजेक्टाइल नहीं है। मैंने जानकारी देखी और सोचा, मुझे जानना है कि वे इसे कैसे चूक गए। मैं बहुत उलझन में हूँ, क्योंकि अगर उसकी खोपड़ी में कोई प्रोजेक्टाइल नहीं मिला था, तो वे अपने आप कैसे तय कर सकते हैं कि ये आत्महत्या थी जब तक कोई प्रोजेक्टाइल जमीन पर न मिले? या मैं उलझन में हूं, क्योंकि हमें असल में मौत का कारण भी नहीं पता, है ना? नहीं नहीं, हमें नहीं पता। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और ध्यान रखिए, उन्होंने मेलिसा के अवशेष 28 तारीख को पाए थे। 30 तारीख तक डेंटल रिकॉर्ड से पुष्टि हुई कि वो मेलिसा थी। 1 तारीख तक खोपड़ी का स्कैन हुआ और तय किया गया कि कोई प्रोजेक्टाइल नहीं था। कुछ तो चल रहा था। मैंने लॉस एलमोस में एक कर्मचारी से बात की थी। मेलिसा बैज भूल गई थी, इसलिए घर लौट गई। इस कर्मचारी ने कहा, मैंने भी कई बार बैज भूला है। आप बस सिक्योरिटी से अस्थायी बैज ले सकती हैं। कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी हमें जानकारी नहीं थी। सबसे बुरी बात यह है, जैसे कि हम मेलिसा से पूछ भी नहीं सकती। नहीं, हम नहीं कर सकते। तो जो सबूत इकट्ठा किए गए थे, वैसे भी उसमें एक संतरे का छिलका भी था। क्या वो संतरे का टुकड़ा था या कुछ ऐसा? क्या उसकी जांच हो रही है? क्या उसकी पुष्टि हुई है? हम इसे लैब में भेज रहे हैं। वे उस पर डीएनए, फिंगरप्रिंट्स और अन्य फॉरेंसिक जांच कर रहे हैं। मेरा मतलब है, मैंने खुद ओएमआई से इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन लॉ फर्म के अनुसार उनका मानना है कि ये सब उसी एविडेंस स्टोरेज में जा रहा है जहां बंदूक, उसकी हड्डियां वगैरह टेस्टिंग के लिए रखी गई हैं। तो उम्मीद की जा सकती है और ऐसा सोचा जा सकता है, जैसी हमें नहीं पता कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब आएगी या कब सार्वजनिक की जाएगी, या यहाँ तक कि परिवार को भी कब इसकी जानकारी दी जाएगी। सही है। नहीं। और यही एक बात थी जो मैंने लॉ फर्म से पूछी थी। मैंने बस इतना ही कहा था, क्या आपके पास ओमाई रिपोर्ट के बारे में कोई टाइमलाइन है? और उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं। लेकिन आप जानते हैं, उन्होंने उन्होंने ये खास तौर पे नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि ये थोड़ा लंबा चल सकता है, क्योंकि उन्होंने पुलिस को नए सबूत दिए हैं, आप जानती हैं, ताकि वे इसे ध्यान में रखें जब वे ये कर रहे हों।
अब एक और बात याद रखने वाली है। वो इलाका जहां वो मिली थी, सही है? ये जंगल, यही इलाका। क्या वहां बहुत लोग आते हैं? क्या लोग वहां कचरा फेंक सकते हैं? लोग कह सकते हैं कि जो चीजें मिलीं, शायद बाद में वहां फेंकी गई हों। मेरा मतलब है, क्या वहां बहुत भीड़-भाड़ रहती है? क्या लोग वहां जाते हैं? क्या लोग वहां कचरा फेंकते हैं? क्या लोग वहां चीजें फेंकते हैं? हमें इसके बारे में क्या जानना चाहिए? इसीलिए तुम इतनी अच्छी हो जैसी, तुम सही सवाल पूछती हो और मैंने भी वही सवाल पूछा था। नहीं, यही था, यही मैंने पूछा था क्योंकि जिस हाइकर ने उसे पाया था, मैंने कहा क्या ये खास इलाका, ये कोऑर्डिनेट्स, क्या यहाँ बहुत भीड़-भाड़ रहती है? नहीं, ये इलाका बहुत बहुत दूर दराज है। ये कहते हुए भी मुझे सिहरन हो रही है। बहुत सुनसान है क्योंकि कार्जन नेशनल फॉरेस्ट दसियों लाख एकड़ में फैला हुआ है। ये ऐसा है, मुझे लगता है मैंने देखा था या जब मैं रिसर्च कर रही थी, तो ये राष्ट्रीय वन रोड आइलैंड राज्य से 2 या 3 गुना बड़ा है। और ये खास इलाका जहां वो मिली थी, वो बहुत दूर दराज है। चलिए, इसे ऐसे ही कह देते हैं। क्या आपको पता है वहां कैसे पहुंचना है? मतलब, क्या आपको कुछ पार करना पड़ता है? क्या आपको एटीवी लेनी पड़ती है? फिर से कह रहा हूं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मेरा मतलब है वहां का भूभाग ऊबड़ खाबड़ है, पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ करना जरूरी नहीं है। आप इस इलाके तक हाईवे 518 के जरिए पहुंच सकते हैं, जहां मेलिसा को आखिरी बार चलते हुए देखा गया था। तो इस इलाके तक ऐसे पहुंचा जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको काफी दूर जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी हाईवे के ठीक पास नहीं है, किसी भी तरह से नहीं। तो ये हैरान करने वाला है। आइए एक कदम पीछे चलते हैं। आप शुरू से इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। मेलिसा के बारे में आपको क्या पता है? जैसे, आपको उसकी जिंदगी, उसकी गतिविधियों, उसके शौक के बारे में क्या पता है? आपको उसके काम के बारे में क्या पता है जो वो कर रही थी? हाँ, सच कहूँ तो मैंने इस केस के बारे में कई बार अपनी राय बदली है। जब मैंने पहली बार कोई हेडलाइन देखी, तो मैंने थोड़ा और गहराई से देखा, लेकिन जल्दी ही इसे ये कहकर नजरअंदाज कर दिया कि ये लापता वैज्ञानिक केस का हिस्सा नहीं है। उसके पति ने फेसबुक पे एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें लगता है कि वो खुद ही चली गई थी। और मैंने भी एक पल के लिए यही मान लिया, सोचते हुए कि ठीक है, मैं पति का सम्मान करूंगी, मैं परिवार का सम्मान करूंगी। लेकिन इस बीच मेलिसा की माँ, उसके पिता, उसकी बहन, उसकी भतीजी, वे नहीं मानते कि वो खुद ही चली गई थी। वे नहीं मानते कि दुनिया में कोई भी वजह हो सकती है जिससे वो अपनी बेटी को छोड़ दे, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। मेलिसा को माँ होना बहुत पसंद था। वो एक शानदार माँ थी। वो लॉस एलमोस में एक प्रशासनिक सहायक थी और बताया गया है कि उसे काम पर कुछ समस्याएं हो रही थी। मुझे नहीं पता कि समस्याएं क्या थी, लेकिन किसी कारण उसकी क्लियरेंस एक समय पर छिन गई थी। मुझे नहीं लगता कि उसका परिवार किसी संभावना से इनकार कर रहा है, लेकिन वे इसे गोपनीय जानकारी से नहीं जोड़ते क्योंकि उसकी क्लियरेंस छिन गई थी। क्या हमें पता है कि उसने प्रशासनिक सहायक के रूप में क्या काम किया था? मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि ये कई तरह की चीजें हो सकती हैं शायद। वो मीटिंग सेट करने, दस्तावेजीकरण और दस्तावेज सही लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदार थी। लेकिन उसका परिवार, कम से कम जिनसे मैंने बात की, उन्हें उसकी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में ज्यादा पता नहीं था। और उसके पति के बारे में क्या? वो वहां क्या करते थे? वो क्या करते हैं? क्या वो अभी भी वहां काम करते हैं? वो अभी भी वहां काम करते हैं। मुझे उनकी विशेष भूमिका के बारे में नहीं पता। मेरी समझ में, लॉस एलामोस प्रयोगशाला वो जगह है जहां दुनिया के संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा कार्य होते हैं, जैसे अमेरिकी परमाणु हथियार भंडार में शामिल हथियारों की डिजाइनिंग। मुझे लगता है यही जगह पहली परमाणु बम बने थे। क्या मैं सही हूं? आप सही हैं। मैं यूएफओ फाइल्स भी देख ली थी। आप समझ रही हैं, लॉस एलमोस का बहुत जिक्र होता है क्योंकि मैं कहूंगी 1940 और 1950 के दशक में बहुत सारी देखी गई घटनाएं लॉस एलमोस, एल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको इलाके से आ रही थी और उन्हें सिर्फ आम नागरिक ही नहीं देख रहे थे, उन्हें लॉस एलामोस में काम करने वाले लोग भी देख रहे थे, जिनका इस तरह की चीजों में गहरा अनुभव था। शानदार शिक्षा थी। आप जानती हैं, वे एयरफोर्स में काम करते थे,
वे अमेरिकी रक्षा विभाग में काम करते थे। तो मैं कहूंगी हाँ, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध और सम्मानित जगह है जहां बहुत सारे सरकारी राज छुपे हुए हैं। क्या हम 1 मिनट के लिए मार्क की बात पर वापस जाएं? तो कुछ हफ्ते पहले एक दिलचस्प घटना हुई थी, जहां उन्होंने कथित तौर पर एक निजी जासूस थॉमस मैकनेली के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा दायर की थी, जो शायद परिवार के साथ काम कर रहे थे। वह क्या हो रहा है? हाँ, तो मार्क कैसियस को न्यू मैक्सिको के एक जज द्वारा थॉमस मैकनेली के खिलाफ एक पीपीओ दिया गया था। मुझे लगता है कि ये मुख्य रूप से ऑनलाइन उत्पीड़न के लिए था, जैसा कि मैंने देखा। इस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को मेलिसा के परिवार, उनकी माँ, उनकी बहन और उनकी भतीजी द्वारा नियुक्त किया गया था। अब वे साथ काम नहीं कर रहे हैं। असल में प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने फैसला किया कि वो उस समय जैसी स्थिति थी उसमें जांच को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। हाँ, वो मार्क कैसियस पे कई आरोप लगा रहा था और अपने फेसबुक पेज पे ढेर सारी जानकारी डाल रहा था। मार्कस ने कहा कि वो उसे और उसकी पिछली शादी से हुई बेटियों को धमकी देकर उनकी जान खतरे में डाल रहा था। जब मार्क ने उसे ये सब बंद करने का कानूनी नोटिस भेजा था, तो उसने जाहिर तौर पे, आप जानती हैं, ऑनलाइन जाके चीजों को और ज्यादा बढ़ा दिया। और फिर जब संभावित टीपीओ के बारे में ये वर्चुअल सुनवाई होने का समय आया, तो मैकनेली नहीं आया। अब वो कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे सही तरीके से नोटिस नहीं मिला या उसे कभी मिला ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जज ने ये देखा और वो ऐसे थे, आप जानती हैं क्या, मैं इसे कम से कम सितंबर तक के लिए मंजूर करता हूँ। लेकिन मैकनेली को केस पर बात करने से पूरी तरह नहीं रोका गया था, सिर्फ मात पर आरोप लगाने से रोका गया था। लेकिन ये तो साफ है, मुझे नहीं लगता कि वो इस पर कोई और काम करेगा। जितना आप परिवार के बारे में जानते हैं, क्या उनके पास मेलिसा के साथ क्या हुआ, इस पर कोई थ्योरी है? मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि वे बस हर चीज को लेकर बहुत सावधान रहने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वे उलझन में हैं और जैसा कि मैंने बताया, उन्हें मेलिसा का बचाव करने के लिए इन सब के खिलाफ खड़े होना बहुत ही निराशाजनक और दुखद लगा है कि वो अपनी मर्जी से चली गई थी। ऐसे आरोप हैं क्योंकि सब उसके चरित्र को जानते हैं और मानते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती। मुझे लगता है उन्हें शोक का वक्त भी नहीं मिला। मैं यही कहूंगी, आप जानते हैं, मेलिसा के अवशेषों को पास में एक हैंडगन के साथ ढूंढने में, जहां हर किसी का दिमाग, आप जानते हैं, जो शायद लॉस एलमोस कनेक्शन या किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता, उनका दिमाग सीधे आत्महत्या की ओर जाता है। और ये परिवार के लिए बहुत ही विनाशकारी है क्योंकि वे जानते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वे जानते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वे जानते हैं कि इस कहानी में और भी कुछ है। तो मैं बस, अब जानती हैं, उनके लिए मैं आशा करती हूँ कि हम कुछ जवाब ढूंढ सके ताकि उन्हें, अब जानती हैं, शोक मनाने का पूरा समय मिल सके। और देखिए, जवाबों की बात करें तो आप इस व्यापक लापता और मृत वैज्ञानिकों की कहानी को कवर कर रहे हैं, उन सिद्धांतों को जो सामने आए हैं। क्या आपने मेलिसा और उन अन्य लोगों के बीच कोई संबंध देखा है जिनके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं? देखिए, जैसी, मेरा मतलब है, ये मुश्किल है। हाँ कहना भी मुश्किल है और ना कहना भी, क्योंकि कुछ समानताएं हैं। मेरा मतलब है, न्यू मैक्सिको राज्य खुद ही, मैं कहूंगी, एक, यहाँ एक बड़ी समानता है। और ये बात भी आप जानती हैं कि एक और कर्मचारी थे जो गायब हो गए थे। वो लॉस एलमोस से रिटायर हो चुके थे, लेकिन वो गायब हो गए। मिलिसा गायब हुई। जनरल नील मैकेजलिन, उनका रक्षा विभाग से कनेक्शन था और वो वहां काम करते थे, वो न्यू मैक्सिको में गायब हो गए। ऐसे और भी उदाहरण हैं। मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस से, जो मैकेजलिन से जुड़ा है, बात की थी। ये मैंने शुक्रवार को सुना। उन्होंने मुझसे कहा, फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे जनरल मैकेजलिन का किसी और लापता वैज्ञानिक से कोई संबंध साबित हो सके। और मैं सोच रही थी, आप इस बारे में बहुत ज्यादा निश्चित लग रहे हैं। क्या आपने दूसरी एजेंसियों से बात की है? क्या चल रहा है? मैंने पूछा, क्या आपने लॉस एंजलिस, लॉस एलामोस की एजेंसियों से बात की? उन्होंने बस कहा, हाँ, दूसरी एजेंसियों से बात की है। अभी कोई संबंध नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल मुझे नहीं पता, लेकिन वो इस बारे में बात ही नहीं करेंगे। न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस मेडिकल इन्वेस्टिगेटर्स की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जो मौत के कारण और उसकी प्रकृति बताएगी। तब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा। ये मेलिसा के बारे में है। ये जांच अभी भी सक्रिय और जारी है। न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस मामले से जुड़े अहम सुरागों पर काम जारी रखे हुए है और साथ ही तथ्यों और सबूतों के मुताबिक आगे बढ़ रही है। वैसे हमने अतिरिक्त टिप्पणी के लिए पुलिस से संपर्क किया था,
रिकॉर्डिंग के समय हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उस जवाब से आपको कोई हैरानी नहीं हुई, लॉरेन? मेरा मतलब है, नहीं, वो जवाब बहुत संभल कर दिया गया और कूटनीतिक है। ये वही जवाब है जो किसी को देना चाहिए, मुझे लगता है, जब हमारे पास जवाब नहीं होते। लेकिन मैं सच में मानती हूँ, जैसे-जैसे मैं इस पुलिस रिपोर्ट को पढ़ना शुरू करती हूँ, मुझे लगता है कि शुरुआत में थोड़ी और जल्दी दिखाई जा सकती थी। अगर परिवार के सदस्य जैसे मेलिसा के पति शायद अपनी पत्नी को ढूंढने पर थोड़ा और जोर देते। वो गायब है, ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि वो खुद ही कहीं चली गई है। मेरा मानना है कि आप जानते हैं, और अगर आप ऐसा सोचते भी हैं तो भी ठीक है, आपके अपने कारण हो सकते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन अगर मैं कानून प्रवर्तन में होती तो मैं और गहराई से जांचना चाहती। मैं जानना चाहती कि क्यों। आप समझ रही हैं ना मेरा मतलब? मैं इस केस के हर पहलू को जानना चाहती। मैं सब कुछ खंगालना चाहती। हाँ, मैं भी इसको लेकर उलझन में हूँ। आप इस पर पूरी तरह नजर रखेंगे। मैं चाहता हूं कि हर कोई लॉरेन को इसमें फॉलो करे। उनकी रिपोर्टिंग हर कहानी पर शानदार है। जिसमें वैसे डेविड, मुझे नहीं लगता कि हमने आपको डेविड के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। जो हम जरूर करेंगे, हम वो भी जरूर करेंगे, क्योंकि हम। हाँ हाँ। लेकिन लॉरेन, आप सबसे बेहतरीन हैं। समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसकी सच में सराहना करता हूं। बहुत धन्यवाद इस कहानी पर रोशनी डालने के लिए भी। तो मैं डेविड एडम्स को बुलाना चाहता हूं। डेविड इस मामले में परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील हैं, और जब हम इस संभावित नए सबूत की बात कर रहे हैं जो घटना स्थल पर मिला, तो वे इसमें महत्वपूर्ण रहे हैं। समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल सिर्फ स्पष्टता के लिए है। आपको किसने नियुक्त किया था और किस उद्देश्य के लिए आपको नियुक्त किया गया था? धन्यवाद जैसी, शो में बुलाने और इस अहम मामले पर बोलने का अवसर देने के लिए। मुझे मेलिसा के माता-पिता और बहन यानी परिवार के मातृपक्ष ने नियुक्त किया था। मैंने पहले भी कई हत्या, खासकर लापता और मारी गई आदिवासी महिलाओं के मामलों की जांच की है। मैं पहले संघीय अभियोजक था और खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर ध्यान देता था। मैं देश भर के सम्मेलनों में प्रस्तुतियां देता हूँ। एक बार एक जांचकर्ता वहां था जिसने मुझे परिवार से जोड़ा। मैंने जल्दी समझ लिया कि जांच में देखी चीजों के आधार पर मैं निगरानी में मदद कर सकता हूँ, और ताकि सही कदम उठें, उसके लिए मामले को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता हूँ, क्योंकि ये जांच अभी भी सक्रिय थी। हाँ, मेरी नज़र में और जो मैंने देखा है उससे मुझे शक है कि इस मामले में कोई आपराधिक हाथ है। ऐसी कौन सी चीजें या सबूत या परिस्थितियां हैं जो आपको सबसे ज्यादा उभर कर सामने आती हैं, जो इस ओर इशारा करती हैं? मुझे लगता है कि मेलिसा की प्रकृति को देखते हुए, खासकर जिस दिन वो लापता हुई, उससे एक दिन पहले उसकी 20वीं सालगिरह थी और उससे 3 दिन पहले उसकी बेटी का हाई स्कूल ग्रेजुएशन था। उसका परिवार और समुदाय जानते थे कि उसकी जिंदगी में ना तो अचानक गायब होना और ना ही आत्महत्या का विचार कभी आ सकता था। तो वे शुरुआती संकेत बेशक बहुत गंभीर थे। उसका फोन पीछे छूटना और दोनों फोनों से सारी जानकारी डिलीट होना निश्चित रूप से संदिग्ध था। जहां भी वो जा रही थी उसने कोई दवा या ऐसी चीज साथ नहीं ली थी। ये सारी चेतावनियां शुरू से ही मौजूद थीं। ये सब शुरू की चेतावनियों के साथ मिल गया, और फिर उसका शव मिलना और ये पता चलना कि वो कितनी दूर थी, और जो लोग वहां गए थे शायद वो भी यही कहते। वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन होता बिना किसी मदद के या बिना पानी और खाने के, क्योंकि वहां की जमीन बहुत कठिन और दूर दराज है। और फिर उस इलाके का आखिरकार संघीय जमीन होना, आप जानते हैं, वो भी अपने आप में अनोखा है। क्या कोई सबूत है जो ये बताता हो कि उसकी लाश वहां लाई गई थी? मेरी राय में हाँ, ऐसा है, और मैं आपके साथ उस पर चर्चा करूंगा। मैं बहुत उत्सुक हूँ देखने के लिए कि फोरेंसिक मानव विज्ञानी और ओएमआई की खोजें इसमें कैसे मदद करती हैं। लेकिन सिर्फ ये तथ्य कि उसके आसपास कागज मिला था जो या तो फटा हुआ था या कटा हुआ था या टुकड़ों में था, जो भी मामला हो सकता है। और ये देखना कि उसके गायब होने के 11 महीने बाद भी वो कागज 11 महीने बाद भी इतना साफ था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उस इलाके में इतनी ज्यादा बारिश और बर्फबारी होती है, ये बहुत ही असंभव लगता है कि कागज पर लिखा हुआ इतने लंबे समय बाद भी इतना साफ दिखेगा।
और इसके साथ ही आप जानते हैं वो सारी अतिरिक्त सबूत जो अपराध स्थल बंद होने के 1 हफ्ते बाद और उस इलाके की पूरी तरह से तलाशी लेने के बाद मिले, ये भी हैरान करने वाली बात है। और इसलिए आप जानते हैं अपराध स्थल पर मिलने वाला हर छोटा सा सुराग बहुत मददगार होता है और बाद में वही किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान करने में मुख्य सबूत बन सकता है जो वहां मौजूद था। और इसीलिए उसका फॉरेंसिक विश्लेषण करवाना बेहद ही महत्वपूर्ण है। साफ तौर पर, जैसा कि मैंने लॉरेन कोनन से भी बात की थी, ये सामग्री एक बाहरी जांच टीम ने जुटाई थी, जिसे आपकी ओर से नियुक्त किया गया था। अगर मैं गलत हूं तो सुधारें। इसे इकट्ठा किया गया और आपको भेजा गया, और फिर आपने इसे जांच के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंप दिया। हाँ, तो हुआ ये था कि जब मेलिसा मिली उसके बाद कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने परिवार से संपर्क किया और उन्हें उस जगह के निर्देशांक दिए जहाँ वो मिली थी और ये भी बताया कि अपराध स्थल अब खुला है और वहाँ अब कुछ भी करना बाकी नहीं है। परिवार फोर कॉर्नर्स सर्च एंड रेस्क्यू टीम के साथ उस इलाके में गया ताकि पता चले वो आखिरी बार कहाँ थी। हालांकि उन्हें वहाँ कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है जब उन्होंने वहाँ चीजें ढूंढी तो जो मिला देखकर सब हैरान रह गए, जिसमें हड्डियां भी थी। बिल्कुल, एक कुत्ते ने कम से कम ये संकेत दिया था कि ये इंसानी हड्डियां हो सकती हैं। कुत्ते की ट्रेनिंग पर निर्भर है, पर निर्णय मानव विज्ञानी करेंगे। और खुद वो कागज, कुछ चीजें जिन्हें हमने संभावित जैविक सामग्री माना, और जमीन पर खून, उसके कपड़े आप जानते हैं वो भी फटे हुए थे। कपड़ों के कुछ हिस्सों में भी संभवतः खून के निशान दिखाई दे रहे थे। वहां ऊपर एक जूते का फीता था, वहां एक रैपर भी है। और इसलिए हर एक चीज जो किसी भी तरह की डीएनए जांच में मदद कर सकती है और किसी व्यक्ति या चीज से जुड़ सकती है, मेरे हिसाब से ऐसे मामलों में ये सब बहुत बहुत जरूरी है जब और कोई सबूत नहीं होता। क्या वह कोई संतरे का छिलका या संतरा या कुछ ऐसा था? हाँ, वहाँ एक संतरे का छिलका था जो साफ तौर पर शुरू से ही एक चेतावनी का संकेत था। बाद में पता चला कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने बताया था वो छिलका उनकी टीम के सदस्य से आया था। एक पूर्व अभियोजक होने के नाते और कई अलग-अलग अपराध स्थलों की जांच करने के बाद मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी अपराध स्थल पर पास में छूटी किसी भी चीज से अपराध स्थल दूषित हो। मेरी और आम जनता की उम्मीद है कि वहां कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने कोई चीज या मलबा न छोड़ा हो जिससे कोई समस्या न हो। हम कह सकते हैं कि कानून प्रवर्तन अधिकारी मानेंगे कि संतरे का छिलका उन्हीं का है। तो ये सबूत जुटाए जाते हैं, आप इसे कानून प्रवर्तन को सौंपते हैं। वे इसके परीक्षण और आगे की योजना के बारे में क्या बताते हैं? क्या उन्होंने बताया कि ये सब पहले क्यों नहीं मिला? हाँ, अच्छा सवाल है। शुरुआत में कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने कहा कि यह चौंकाने वाला है क्योंकि हमारे पास मिस मेलिसा के 95% अवशेष हैं। इसलिए वहां कुछ भी मिलना हैरान करने वाला था। क्योंकि मेरी समझ में आया कि कम से कम 7 कानून प्रवर्तन टीम के लोग इस अपराध स्थल की जांच कर चुके थे। मुझे लगता है वे सभी इसकी पुष्टि करेंगे। वहां पहुंचते पहुंचते वे जमीन और रास्ते के कारण बहुत थक और परेशान हो गए थे। लेकिन यह निश्चित रूप से चिंता की बात है कि वे वहां मिली सारी चीजों को लेकर थोड़े लापरवाह थे, जैसे कि वह इतना महत्वपूर्ण नहीं था। तो आप जानते हैं, जैसा कि मैं समझता हूँ, विश्लेषण जिस तरह से होना चाहिए उसमें उन चीजों में से कुछ को मेडिकल जांचकर्ता के कार्यालय को सौंपा जाएगा और उन चीजों में से कुछ कानून प्रवर्तन के पास रहेंगी ताकि वे उस पर एक और विश्लेषण कर सके। लेकिन ज्यादातर चीजें मेडिकल इन्वेस्टिगेटर के कार्यालय में चली गई। असल में मैंने ओएमआई के वकील से संपर्क किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह चीज मिली है और वे इसे भी सबूत के तौर पर लेने वाले हैं, इस बात की पूरी समझ हो। और ऐसा हुआ भी। वे आए और उन्होंने सारे सबूत इकट्ठा किए और ऑफिस में उन सबूतों की तस्वीरें भी ली। क्या उन्होंने आपको कोई समय सीमा बताई कि आपको या परिवार को कब तक जवाब मिल सकते हैं, चाहे वो टेस्टिंग के नतीजों के बारे में हो या फिर पोस्टमार्टम के बारे में? नहीं, दुर्भाग्य से हमें समय की जानकारी नहीं है। पिछले अनुभवों के आधार पर हमें उम्मीद है कि अगले 30 दिनों में ओएमआई और कानून प्रवर्तन से शुरुआती रिपोर्ट्स व निष्कर्ष मिल जाएंगे। रिपोर्ट के बारे में बताइए। शुरुआती सीटी स्कैन में मेलिसा की खोपड़ी में कोई प्रोजेक्टाइल नहीं मिला। मैं समझ नहीं पा रहा कि ये कैसे हो सकता है। और दूसरी बात,
ऐसा लगता है कि तुरंत ही यह समझ या निष्कर्ष निकाल लिया गया कि शायद उसने खुद के साथ कुछ किया होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि दो बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं। अधिकारी कैसे तय करते हैं कि उसने खुद कुछ किया होगा, अगर मैं सही समझ रहा हूं? और दूसरी बात, ये कैसे संभव है कि प्रारंभिक जांच में उसकी खोपड़ी में कोई प्रोजेक्टाइल या गोली नहीं मिली? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है जैसी। मुझे लगता है कि सबसे पहली बात ये है कि जांच जिस तरह से की गई उसमें सच में सहानुभूति की कमी थी। मुझे लगता है ये जांच में दिखता है। आपने बंदूक का भी जिक्र किया। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि उस हथियार का विश्लेषण, फोरेंसिक विश्लेषण भी इस बात का कुछ संकेत देगा कि वो बहुत लंबे समय तक बाहर रहा था या नहीं। क्योंकि अगर वो हथियार इतनी देर उन हालात में पड़ा रहा, तो उस पर घिसावट या जंग आ सकती है। मुझे लगता है कि आत्महत्या की संभावना पर अटकलें लगाना ऐसी परिस्थितियों में आम बात है, जब ये पता लगाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया गया हो कि इसमें किसी आपराधिक साजिश का मामला है या नहीं। इसलिए मैं कभी ये सलाह नहीं दूंगा कि जब कोई शव लावारिस हालत में मिले, आत्महत्या को पहला निष्कर्ष माने। मेरे लिए ये हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि मैंने सीटी स्कैन की रिपोर्ट में ही देखी है। सिर्फ अनुमान ही लगा सकता हूँ। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन कुछ निष्कर्ष जारी हुए हैं जो बताते हैं कि सिर में गोली लगने का कोई संकेत नहीं है। और इसका मतलब मेरे लिए सिर्फ इतना है कि मौत का कोई और कारण है जिसकी उम्मीद हमें ओएमआई की रिपोर्ट में देखने को मिलेगी। क्या आपके या परिवार के पास कोई थ्योरी है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है? आपको नाम नहीं बताना है, पर क्या आपके पास कोई थ्योरी है कि जांच किसकी होनी चाहिए या उनकी किसी से दुश्मनी थी? मेरा मतलब है, अगर मान लें कि यह हत्या थी। हाँ, मेरे दिमाग में आमतौर पर ऐसे मामलों के लिए एक चेकलिस्ट होती है, और आपको उस चेकलिस्ट को बहुत बारीकी से देखना चाहिए ताकि आप ये सुनिश्चित कर सकें कि आपने हर संभावित कड़ी या परिस्थिति जन्य सबूत को कवर कर लिया है, जो जांच में किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद कर सकता है। और जो जानकारी मैंने देखी और सुनी है, उसके आधार पर निश्चित रूप से कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बात करना चाहूंगा और कुछ जवाब पाने की कोशिश करूंगा। कुछ चीजें समझाने के लिए हैं जो कॉल करने वालों ने सुझाई हैं, और ये सिर्फ एक अनुमान है। हमारी उम्मीद जाहिर है यही है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां उन लोगों से बात करें ताकि हमें ये स्पष्ट समझ मिल सके कि वे जो जानकारी दे सकते हैं वो सही है या नहीं। क्या आपको उसके द्वारा किए जा रहे काम के बारे में कुछ और जानकारी है? मुझे ठीक से नहीं पता कि उसके पास किस चीज की पहुंच थी, लेकिन फिर भी आप जानते हैं, इस तथ्य को देखते हुए कि वो ऐसे क्षेत्र में काम कर रही थी जो कई अलग-अलग मौकों पर राष्ट्रीय ध्यान का केंद्र रहा है, आप निश्चित रूप से इस पर ध्यान देना चाहेंगे। और सच कहूं तो इस तथ्य को देखते हुए कि वह संघीय भूमि पर मिली थी और उसके पास वह नौकरी थी, आप जानते हैं, मुझे उम्मीद थी और मुझे शक भी था कि कम से कम शुरुआती जांच में एफबीआई शामिल होगी। और मेरी समझ के अनुसार वे उस जगह पर नहीं गए जहां वो मिली थी, और इस मामले में उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया है। मुझे उम्मीद थी कि ये तथ्य देखकर वे अधिक शामिल होते। आपसे विदा लेने से पहले परिवार कैसा है? मुझे लगता है कि अब जब वो मिल गई हैं, तो वे लोग दुख का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। इसने उनकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली है कि शायद वो कहीं बाहर जिंदा होंगी और एक दिन घर लौट आएंगी। अब मुझे लगता है कि उनका दुख जवाबदेही और न्याय में बदल गया है, क्योंकि इस मामले में भी उन्हें कई संदिग्ध बातें नजर आ रही हैं। वे इस मामले की फॉरेंसिक जांच के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे सच में ठीक होना शुरू कर सकें, ये जानकर कि अगर इसमें कोई शामिल है और ये हत्या का मामला है, तो उसे इस मामले में न्याय के कटघरे में लाया जाए। मुझे लगता है इससे उनकी ठीक होने की प्रक्रिया सच में शुरू हो जाएगी, वरना ये परिवार के लिए बेहद भावनात्मक रूप से थकाऊ समय रहा है। बिल्कुल, मेरा मतलब है, यह समझना आसान है। एक बात है परिवार के सदस्य को खोना, लेकिन अब पूरी दुनिया की नजरें उस पर होंगी। सुनिए, यहाँ आने के लिए, इस परिस्थिति के बारे में थोड़ा और समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए, इसके लिए भी धन्यवाद। परिवार को मेरी शुभकामनाएं भेजता हूँ। ये वाकई बहुत कठिन समय है, लेकिन डेविड एडम्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जेसी, हम वाकई इस पर ध्यान देने के लिए आपके आभारी हैं।
आशा है कि इससे छोटे समुदाय के सदस्य आगे आकर जानकारी देंगे अगर उनके पास है। तो हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साइड बार पर फिलहाल इतना ही। सभी का धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कृपया YouTube, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या जहां भी आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। हमें NBC के पीकॉक पर देखें। मुझे X, Instagram पर फॉलो करें और न्यूज नेशन शो जेसी वेबर लाइव सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे ईस्टर्न टाइम पर देखें। फिर मिलेंगे सभी लोग।